12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी कोई बिल लेकर आई है और वो पास नहीं हो पाया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, जिसको बीजेपी ने 2 दिन पहले ही इंट्रोड्यूस किया था। 2 दिन तक डिबेट चलता है लोकसभा में, मगर वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। और यहाँ पर इस बिल के पास नहीं होने से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या 2029 चुनाव से पहले, लोकसभा के जो चुनाव होंगे 29 में, उससे पहले वुमेन रिजर्वेशन देश में लागू हो पाएगा कि नहीं। उसको लेकर संविधान में संशोधन किया जा चुका है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत वुमेन रिजर्वेशन को लागू करना तय बात है, मगर कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर अब सवाल खड़ा होता है। पहले समझते हैं कि बिल पास क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पाया, वो था सिंपल अर्थमेटिक नंबर गेम। एनडीए के पास इस वक्त 293 सीट्स हैं। बिल को पास करने के लिए चाहिए थे 2/3 मेजोरिटी, जिसके लिए कितनी सीट्स या कितने वोट्स चाहिए, 360 चाहिए, 360 वोट चाहिए थे बेसिकली। मगर बीजेपी के पास, एनडीए के पास 67 जो कम वोट थे, इसलिए यहाँ पर अपील की गई विपक्ष से, ऑपोजिशन से, कि वो इस बिल को सपोर्ट करे। अब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिलना है वो लागू होना चाहिए, और वो चीज़ को लेकर सहमत है। मगर फिर भी वो बिल पास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, आइए समझते हैं। यहाँ पर ये बिल इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि कुछ और चीज़ें वुमेन रिजर्वेशन के साथ साथ यहाँ पर लिंक कर दी गई, जैसे कि डिलिमिटेशन। जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें बोला गया था कि 26 के बाद जो पहला सेंसस होगा और उसके आधार पर जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। मगर ये जो बिल आया था इन दोनों चीज़ों को चेंज करने वाला था। और उससे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्योंकि परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, इसके बाद क्या होगा, भारत का जो पॉलिटिकल मैप है या इलेक्ट्रोरल मैप है वो पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि संसदीय क्षेत्र पूरे चेंज हो जाएंगे, नए क्षेत्र बनेंगे। अभी फिलहाल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550 है, जो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 850 हो जाएगी। अब यहाँ पर डाउट आया खासकर सदर्न स्टेट्स के पास कि अगर ये पॉपुलेशन के आधार पर होगा तो नदर्न स्टेट्स को फायदा हो सकता है। अगर उसके आधार पर नहीं होगा, प्रोपोर्शनली के आधार पर होगा, प्रोपोर्शन जो पहले मेंटेन था वही मेंटेन करा जाएगा, स्टेट्स का जो शेयर है जो पहले था वही अगर अभी भी रखा जाएगा, तो कैसे इंश्योर करेंगे हम कि हर वोट की वैल्यू लगभग इक्वल है। तो वो चीज़ में डाउट में आती है। तो इसको लेकर एक क्लियर फॉर्मूला नहीं था। हालांकि जब डिबेट चल रहा था तो बीजेपी ने कहा, एनडीए के नेताओं ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि हर स्टेट को लगभग उतना ही इन्फ्लुएंस या शेयर मिले जितना आज है। मगर यहाँ पर फिर भी अपोजिशन पार्टी सदर्न स्टेट्स सहमत होते हुए नहीं दिखते हैं, और डिलिमिटेशन को साथ साथ करना यहाँ पर ये एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है अपोजिशन के बीच में और रूलिंग पार्टी के बीच में। फिर एक और डिमांड जो उठाई जा रही थी वो थी ओबीसी कोटा की। जिस तरह से आज एससी एसटी दोनों को मिलाकर लगभग 24% सीट्स रिजर्व होती हैं, वुमेन्स के लिए अब 33% आएंगी, और ये 33% इनके अंदर भी जाएंगे, है ना। तो वो एक अलग मैटर है। तो ऐसे ही ओबीसी के लिए भी सीट्स को रिजर्व करना चाहिए। कोटा विद इन कोटा की बात की जा रही थी, इसको लेकर मगर कोई भी क्लियरिटी एनडीए ने यहाँ पर अभी तक नहीं दी है। उनका क्या सोचना है, कब तक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये कुछ डिमांड थी, इसको लेकर कुछ सवाल खड़े हुए थे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन डिले। अपोजिशन का कहना है कि आप वुमेन रिजर्वेशन लागू करिए, मगर साथ साथ डिलिमिटेशन को यहाँ पर मत जोड़िए। इसको लेकर एक अलग बिल और अलग बहस होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये होने से आप वुमेन रिजर्वेशन को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कुछ पार्टीज का तो कहना था कि आज जो 550 की स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ के अंदर कोटे को लेके आ जाइए, उसी के अंदर आप रिजर्वेशन इंक्लूड कर दीजिए। डिलिमिटेशन होता रहेगा, 26 का बाद सेंसस के डाटा पे कर लेना, 2011 के डेटा पे सेंसस करने का फायदा फिलहाल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर की गई। फिर एक और बात थी कि वुमेन रिजर्वेशन के साथ साथ रोटेशन पॉलिसी की बात की गई थी, यानी कि कोई सीट आज मान लीजिए ओपन कैटेगरी में है, यहाँ से कोई भी खड़ा हो सकता है, कल को वो सीट हो सकता है वुमेन कैटेगरी में आ जाए, और फिर कोई दूसरी सीट जो वुमेन कैटेगरी की थी वो अब ओपन कैटेगरी में आ जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, जो अपने क्षेत्र में पकड़ बनाते हैं, अपना जन आधार बनाते हैं, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी किस तरह से वो काम करें। क्योंकि अगर किसी पुरुष ने एक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई मगर वो सीट वुमेन को अलॉट हो जाती है, तो किस तरह से वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा। तो यहाँ पर या तो फिर वो समस्या आएगी जो हमको पंचायत में देखने को मिलती है, सरपंच पति वाली, वैसे ही यहाँ पर विधायक और सांसद भी उसी हिसाब से काम करने लगेंगे। रोटेशन पॉलिसी को लेकर एक विरोध हमको देखने को मिलता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, मेजर पॉइंट्स, जिनकी वजह से जो बिल है वो डिफीट होता है लोकसभा में। अब बात करते हैं कि इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन की जरूरत क्या है, डेटा क्या बोलता है, ऐसा क्या है कि रिजर्वेशन इतना जरूरी है। तो आप भारतीय डेमोक्रेसी के इतिहास को देखें तो आज़ादी के बाद 52 के इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन में भी सिर्फ हम
14% से कम हो गए बल्कि, और 19 में 14% के ऊपर आ पाए थे पहली बार। तो 15% सीटें भी या 15% सांसद भी महिला नहीं होते हैं। 15% महिला सांसद हमको आज तक देखने को नहीं मिले लोकसभा के अंदर। तो इतना कम रेशो है महिलाओं का डेमोक्रेटिक सेटअप में, जिनकी आबादी लगभग पुरुषों के बराबर है, मगर रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बात करें तो 15% से भी कम है। हाईएस्ट कब था? 19 में 14.36%। आज भी 86% एमपी सांसद पुरुष ही हैं। 75 साल हो गए आज़ादी को, फिर भी ये रेशो 15% से ऊपर नहीं जा पा रहा परसेंटेज। अब आती है बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 16% है फिलहाल, और इसको अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल एवरेज से तो वो कहीं ना कहीं 26% होता है। 10% यहाँ पे भी कम है। इवन कुछ इंडिया से ऐसे स्टेट्स या फिर ऐसे नेशंस जिनका एक्सपेक्टेशन है वो भी हमसे आगे हैं। इंडिया की बहुत पीछे रैंकिंग है वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, हम जब बात करते हैं पार्लियामेंट में। और राज्यसभा तो आप जानते ही हैं इलेक्शन यहाँ पर इनडायरेक्टली होते हैं, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहती तो यहाँ पर तो रिप्रेजेंटेशन वुमेन का अच्छा खासा हो सकता था, क्योंकि पार्टीज को नॉमिनेट करना होता है, उनको पता ही होता है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा नहीं जीतेगा। राज्यसभा में आप पार्टीज के थ्रू जा सकते हैं, इजी है वहाँ पर, और वहाँ पर भी महिला कैंडिडेट हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो विल पावर है उस पर भी एक तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। फिर आती है बात राज्यों की, जो यहाँ पर विधानसभा होती है, विधायक के चुनाव, एमएलए के चुनाव होते हैं, उसकी बात करें अगर हम, क्योंकि वहाँ पर भी रिजर्वेशन आना है, तो छत्तीसगढ़ 18%, वेस्ट बंगाल 15%, हरियाणा 14%। बड़े स्टेट्स उत्तर प्रदेश 11%, बिहार 10%, महाराष्ट्र भी लगभग 10 है। गुजरात जहाँ पर लंबे समय से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर सिर्फ 8% है, और नॉर्थ ईस्ट में भी कम परसेंट है, 4-5। नागालैंड में तो पिछले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर पहली बार कोई पहली महिला बनी थी जो विधायक बनी थी। तो इस तरह से रेशो यहाँ पर भी एवरेज आप देखेंगे तो 10% से कम है। पूरी स्टेट्स का मैं एवरेज निकालूं तो 10% से कम ही विधायक आपको महिला देखने को मिलेंगी। कुछ एक्सेप्शन है जो 15% से क्रॉस या आसपास है, बाकी सब आपको 10% के नीचे ही दिखने वाला है। नेशनल एवरेज यहाँ पर भी हमारा बहुत कम है। फिर आगे इसको और समझें अगर हम, तो हिस्टोरिकली भी यही चला आ रहा है। कुछ स्टेट्स में तो 0 के आसपास है, एक भी महिला सांसद आपको देखने को नहीं मिलेगी। टारगेट है यहाँ पर भी हमारा 33% है, कैसे ये अचीव होगा ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। अब पार्टी के लेवल पे बात करें तो टीएमसी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके जो कैंडिडेट्स हैं वो 33% से ज़्यादा हैं, 39%। बीजेपी यहाँ पर 12-13% पे, कांग्रेस अराउंड 14%। तो मेजर पार्टीज़ की भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, उन्होंने भी ज़्यादा टिकट नहीं दिए हैं वुमेन्स को। एमएलए की बात करें या एमपी की बात करें, टीएमसी के एमपीज परसेंटेज ज़्यादा हैं 33 से, विधायक उसके भी लगभग 15% ही हैं। तो ये स्थिति है पार्टी वाइज। अगर हम बात करें इंटरनल पार्टी की भी आप देखेंगे डायमेंशंस, तो पार्टी के अंदर भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम होता है जब मेजर नेशनल पार्टीज की बात करें। अब आती है बात जरूरी क्यों है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है रिजर्वेशन का। तो जेंडर इंक्लूसिविटी, पॉलिसी मेकिंग जब होती है और जब अधिकतर पॉलिसी पुरुष ही बनाएंगे तो पुरुष अपने नज़रिए से बनाएंगे, महिलाएं जब आती हैं तो वो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लाती हैं, उनका पर्सपेक्टिव लाती हैं, जिसके बाद एक इंक्लूसिव या फिर समावेशी तरीके से हम पॉलिसी मेकिंग कर पाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फायदा मिलता है जब हमको जेंडर रिप्रेजेंटेशन इक्वल देखने को मिलता है। जब भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो ऐसा ग्लोबली देखा गया है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर, इनको लेकर पॉलिसी मेकिंग अच्छी होती है और टारगेट्स भी अचीव होते हैं। यहाँ पर फोकस बढ़ता है, इंप्रूव होता है फोकस गवर्नेंस का। पंचायत के एक्सपीरियंस से भी हम बोल सकते हैं कि वुमेन लीडर्स की वजह से बेटर गवर्नेंस संभव हो पाती है, बेटर गवर्नेंस आउटकम्स हमको देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरली भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी चेंज आता है जब वुमेन कैंडिडेट्स या फिर बढ़ते हैं या फिर इंटरनल पार्टी भी बढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा जब हमको वुमेन रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। मगर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको भी समझते हैं। रिस्क वही टोकनिज्म की रिस्क है, प्रॉक्सी की रिस्क है। प्रॉक्सी मतलब वही कि महिला खड़ी हुई ऑन पेपर जीती हुई महिला, मगर रियल पावर किसी पुरुष के पास है, उनके पति के पास है, उनके घर में कोई और पुरुष के पास है, जैसा हमको सरपंच पति के रूप में देखने को मिलता है। टोकनिज्म इसको हम बोल सकते हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस आरक्षण को लेकर तो है मगर इम्प्लीमेंटेशन को नहीं है, लेकर नहीं है। किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे इसको लेकर सहमति आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं है। और यहाँ पर जो बात आ गई डिलिमिटेशन की, परिसीमन की, तो उसके बाद सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर, इसको लेकर भी डिबेट खड़ा हो जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर मिक्स होते हुए दिखती हैं। फिर आती है बात पार्टीज़ की। पार्टीज़ ने अपने स्तर पर भी आज तक ऐसा प्रयास नहीं करा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े।
क्योंकि बहुत लो ही है, 15% के से भी नीचे है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हम देखने को मिलता हो सकता है वोट बैंक के लिए वो अपील कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन की, मगर इंटरनली उनके अंदर भी जो इच्छा शक्ति है वो देखने को नहीं मिलती है कि वो इसको लागू करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पर यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा टिकट्स देने चाहिए। वो तो उनके हाथ में, रिजर्वेशन होगा लागू समय के साथ होगा, मगर टिकट देना तो आज आपके हाथ में है। वहाँ पर भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। हिस्टोरिकली महिलाएं इस देश में अंडर रिप्रेजेंटेड रही हैं 10 से 14%, है ना। इसलिए 33% रिजर्वेशन लागू होना जरूरी है। देश की 50% आबादी को आप इतना अंडर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सवाल वही है किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो समय बताएगा। होना तय है क्योंकि इसके लिए अमेंडमेंट संविधान में हम कर चुके हैं, बस अब बात इम्प्लीमेंटेशन की है। अब पॉलिटिकल कंसेंसस बनना चाहिए, सब पार्टीज को मिलकर साथ में आना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी। आपको क्या लगता है कब तक हो पाएगी और कितना जरूरी है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी वुमेन रिजर्वेशन किस तरह से हमको देश में देखने को मिल सकता है, इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।